ये किन की दुआओं का असर है कि मुझे थाम रखा है। कि अपनी मर्जी से हम कहाँ किसी सफ़र पर हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर हम हैं। बचपन के बारे में हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। 4 लड़कियां हैं और 1 भाई है। एक टीचर के बच्चे हों, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, हमें कुछ करने के लिए ऐसा नहीं मिल रहा जो और बच्चे कर रहे हैं। पापा जब आते थे तो 15 अगस्त बनता था। यादगार रह गई हो और आपके दिल में आज भी छाप छोड़ रखी हो। मम्मा पापा के साथ अगर दादा दादी भी होते तो हम शायद और थोड़े, कहते हैं ना, संस्कार अच्छे हो जाते हैं। आप अगर फेल हुए तो आपको ऐसा लगा कि मैं रुक गई और अब मुझे दोबारा कुछ नहीं करनी चाहिए? मेरे पापा वो मुझे बोलते हैं हाथ पकड़ के, बेटा कुछ गलत कदम नहीं उठाना। अपने बच्चों को प्रेशर ना करें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें। क्या लाइफ का 1 साल, अरे बहुत साल पड़े लाइफ के, फेल हो गई कोई बात नहीं, अगली बार अच्छी मेहनत करेंगे। शादी के बाद कहीं आपको माहौल एकदम अलग मिला कि एक तो कहाँ हम अकेले रहते थे और अपनी मन मर्जी की जो चीज़ें थी वो करते थे। हंसते खेलते तो शादी हो गई थी। वहाँ चीज़ें सीखी मैंने। कहीं आपको शादी के बाद ऐसा लगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है? घर में रहकर जो भी मेरी शिक्षा है उसको मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, आगे क्या करूंगी? क्या जर्नी रही और कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? मेरे को ये लगता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं मदद करता रहा, चाहे लंबी यात्रा रखी उसने, संघर्ष बहुत रखे, जैसा कि आपने शुरुआती दौर में बोला था कि मुश्किलें बहुत है पर न जाने किसकी दुआओं का हाथ है। एक्सटेंडेड फैमिली EF के नाम से शो करते हैं अमित जी, अच्छा, अमिताभ बच्चन, तो उनकी तरफ से एक लेटर भी मेरे पास आया कि आपका मेरे परिवार में स्वागत है। कैसे ये सफ़र पूरा हुआ आपका? धन से नहीं, आप कहीं एक नई दिशा देके, नई राह देके भी कर सकते हैं। सेंसिटिव काम है, जैसा मैं जानती हूँ, उपेक्षित बच्चों को साथ रहना, उन्हें संभालना। आज जब इस क्षेत्र में मैं जुड़ी हूँ तो मैं देखती हूँ कई निसंतान दंपति जो बच्चों के लिए तरसते हैं और बच्चा लेना चाहते हैं, तो कारा के थ्रू हमसे प्रक्रिया पूछी जाती है तो हम बताते हैं। उपेक्षित बच्चे जो होते हैं, मेरे को जहाँ लगता है कि उपेक्षित बच्चों का मतलब है कि जिन्हें स्वीकार नहीं करते लोग। कई बार हम देखते हैं कि पालना घर में बच्चा छोड़ गए, नवजात शिशु को छोड़ दिया, न्यूबॉर्न शिशु को, या झाड़ियों में भटक दिया जी, वो बच्चा फिर हमारे पास आता है। मेडिकली उसका जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिर बच्चा हमारे आदेश से शिशु गृह में जाता है। कभी आपने सर्वे किया कि वो वहाँ पर खुश हैं या नहीं है? हाँ, या फॉलो बैक लिया जाता है, फिर उनका पूरा पीछे का सारा उनको फॉलो किया जाता है कि जिस भी परिवार को आप दे रहे हो, होम स्टडी रिपोर्ट होती है उनकी, पूरा देखा जाता है। विभाग पूरा बना हुआ है, इसमें DCPO हमारे साथ रोल प्ले करता है। किसी को गोद बच्चा दिया और आपको ये लगा हो कि नहीं उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है? 3 महीने या 6 महीने का भी अगर आपने बच्चा लिया, उसके बाद अब वो जब 15-16 साल की उम्र में आ गया तब बच्चे को वापस देने की बातें हो रही है। नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज और आज फिर हम नई राहें में एक किसी शख्सियत के साथ मिल रहे हैं जिनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। ये किन की दुआओं का असर है कि मुझे थाम रखा है, कि ये किन की दुआओं का असर है, मुझे थाम रखा है और मेरी किस्मत में ऐसा है कि मुझे ईश्वर ने थाम रखा है। तो ऐसी ही एक शख्सियत से आज हम मिलने जा रहे हैं, अंजलि शर्मा जी से। तो अंजलि शर्मा जी के बारे में हम जानना चाहेंगे क्योंकि अंजलि शर्मा जी कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को जरूर मोटिवेट करेंगी, इंस्पायर करेंगे, कहीं ना कहीं हमें बताएंगे अपनी लाइफ के ज़रिए कि हम लोगों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे ढल जाना चाहिए। तो अंजलि शर्मा जी, आप हमारे साथ हैं स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। और अंजलि शर्मा जी, आपका इंट्रोडक्शन हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि आप खुद अपनी ज़बानी दें, तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार स्नेहा जी, पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और अपने लिए अगर कहना चाहूँगी तो ये कहूँगी कि अपनी मर्ज़ी से हम कहाँ किसी सफ़र पर हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर हम हैं। बहुत अच्छा। तो आज मैं आपके समक्ष हूँ। मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं अजमेर बाल कल्याण समिति में चेयरपर्सन हूँ। जी मैम, इंट्रोडक्शन तो आपने दिया, है छोटा सा लेकिन है बहुत बड़ा। तो इस पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही, यानी कि आपका बचपन कैसा रहा, क्योंकि बचपन एक इतना अच्छा एक समय होता है जिसकी यादें हमारे अंदर गहराई तक छुपी होती है और हम आज तक उसको याद कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे पल जो आपको बहुत अच्छे लगे हों, कुछ ऐसे पल जो कहीं ना कहीं आपकी आंखों को नम कर गए हों, तो ऐसे ही बचपन के बारे में हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। हमारा बचपन, यानी मेरा बचपन अगर मैं बात करूँ तो हम मम्मी पापा के साथ ही पले बड़े। मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। मम्मा 3rd ग्रेड टीचर से उन्होंने उनकी जर्नी शुरू करी थी और DO से रिटायर्ड हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, और जयपुर से ही रिटायर हुई हैं। तो जहाँ जहाँ मम्मी की पोस्टिंग होती थी वहाँ हम रहते थे। 4 भाई और 1 बहन। तो शुरुआती दौर में ये था ना कि भाई लड़का होना ज़रूरी है। 4 लड़कियों के बाद भी मम्मा ने एक और बेटा हुआ उनके। हाँ। तो मतलब 4 लड़कियां हैं और 1 भाई है हम। अच्छा। और 4 लड़कियों को लेकर मम्मा हमेशा गांव में जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती रही,
भी, मासींद, आमली, इस तरह के गांव में हमारी परवरिश हुई। और मम्मा ने हमेशा हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि आप गांव में हो या क्या है। हमारी ही चीज़ों पे उन्होंने पूरा ध्यान दिया, हमारी परवरिश पर उन्होंने पूरा ध्यान दिया, हमारी पढ़ाई से उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कोशिश करी कि हम कुछ बने, और आज इस लेवल पर अगर हम हैं तो आज भी उनकी आंखें नम हो जाती कि कहाँ गांव में परवरिश हुई। आजकल के लोग कॉन्वेंट एजुकेशन में पढ़ते हैं, सब है, लेकिन आज हम चारों बहनें एक अच्छे मुकाम पर हैं। तो ये मम्मी पापा का ही है आशीर्वाद और उनकी मेहनत। और मेरे फादर भी इरिगेशन में इंजीनियर रहे हैं, तो पापा हमेशा, अब उनका टूरिंग जो भी रहता था और ट्रांसफरेबल जर्नी रहती थी, तो हमेशा मम्मी के साथ पले बड़े, पापा वीकेंड्स पे आते थे, तो मम्मा का ज़्यादा रोल रहा। हाँ, वैसे भी देखिए बच्चों के रोल मॉडल अगर देखा जाए तो उनकी माँ ही होती है, क्योंकि माँ के साथ वो समय ज़्यादा बिताती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी जैसे कि डिसिप्लिन के मामले में, तो क्योंकि आप एक टीचर की बेटी हैं तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन तो उनके अंदर रहा होगा और उन्होंने उसी तरीके से आपको पाला होगा, उसी तरह से आपकी परवरिश करी होगी। तो कहीं भी आपको ऐसा लगा कि एक टीचर के बच्चे हों, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, हमें कुछ करने के लिए ऐसा नहीं मिल रहा जो और बच्चे कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा महसूस हुआ आपको? ऐसा तो नहीं, मम्मा ने कभी किसी बात पे रोका टोका नहीं, लेकिन हाँ डिसिप्लिन काफ़ी रही है हमारे घर में। पापा जब आते थे तो 15 अगस्त बनता था पापा आ गए तो अब टीवी देखेंगे खुल के, नहीं तो मम्मा टीवी को लॉक कर देती थी, पढ़ाई नहीं करते हो, ये नहीं। मम्मा डिसिप्लिन लाइफ चाहती थी, घर में गंदगी नहीं हो, आपका बिस्तर करीने से लगा हुआ हो, और आपकी जो पढ़ने वाली टेबल है उस पर चीज़ें व्यवस्थित तरीके से नहीं हो, बुक्स व्यवस्थित तरीके से रखी हो, करीने से सजी हुई हो। कुल मिला के डिसिप्लिन ही लाइफ थी उनकी एक तरह से। तो बहुत अच्छी बात है, लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर बचपन से हम ये चीज़ सीख लेते हैं तो ज़िंदगी हमें ये काम आती है। तो आपका बचपन बहुत अच्छा निकला, लेकिन बस ये है कि आपने हर तरह का मोड़, ढाणियों में, गाँव में जा जाकर जो मम्मी ने सर्विस करी वहाँ पर आप रहे, तो हर तरह का माहौल आपने देखा होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपके आज भी यादगार रह गई हो और आपके दिल में आज भी छाप छोड़ रखी हो, कुछ ऐसी बात अगर आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें तो बिल्कुल बताइए। मम्मी पापा के साथ रहते रहते कुछ चीज़ें ये सीखी है कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब में बच्चे वो सुरक्षा नहीं ले पाते शायद, क्योंकि संयुक्त परिवार जहाँ रहता है वहाँ दादा दादी सब लोग रहते हैं, तो एक तरह से हमारी एकल परिवार प्रणाली व्यवस्था थी, क्योंकि उसमें मम्मा पापा दोनों जॉब पे रहते थे, घर में सर्वेंट रहता था और हम अकेले रहते थे। तो कुछ चीज़ों में मेरी जब शादी हुई तो मैं शादी में मेरी दादी सास भी थी, सब थे, तो मुझे जब ये लगता था कि हाँ परिवार बड़ा होना चाहिए था। मम्मा पापा के साथ अगर दादा दादी भी होते तो हम शायद और थोड़े, कहते हैं ना, संस्कार अच्छे हो जाते हैं, आपको समझ में चीज़ें ज़्यादा आती है, आपको परिवार ज़्यादा हो जाती है, हाँ शेयरिंग होती है, आपको सब लाड प्यार ज़्यादा मिलता है। मम्मा पापा क्या सर्विस में रहे तो हम 5 वाला बचपन था हमारा, हम 5 एक सीरियल आता था तो हम लोग हमेशा अपनी ही मस्ती में रहते थे, कभी दुनियादारी देखी नहीं थी, दुनियादारी सीखी नहीं थी। हाँ मम्मा अपने एक्सपीरियंस से सिखाती ज़रूर थी, बताती थी, लेकिन एक वो चीज़ है कि हाँ छुट्टियों में हम जाते भी थे दादा दादी के पास। अच्छा, मेरा एक लाइफ का एक इंसिडेंट ये बताऊँ कि जब मैं 12th में थी तो मेरी मम्मा की पोस्टिंग हो गई थी कहीं और, तो मैं मेरे दादा दादी के पास रह के पढ़ी जहाँ चाचा चाची का घर था। तो रिजल्ट, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाई तो मैं फेल हो गई। जी 12th में मैं फेल हो गई। तो फेल होने के बाद वापस साइंस लेना और करना, ये टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। बिल्कुल, देखिए इस बात से भी हमारे दर्शक आपसे मोटिवेट होंगे, क्योंकि बच्चे किसी ना किसी मोड़ पे, किसी सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होता है फेल हो जाते हैं। तो आप अगर फेल हुए तो आपको ऐसा लगा कि मैं रुक गई और अब मुझे दोबारा कोशिश नहीं करनी चाहिए? इसमें मैं बताऊंगी, मेरे फादर, मेरे पापा, वो मुझे बोलते हैं हाथ पकड़ के, बेटा कुछ गलत कदम नहीं उठाना। क्या लाइफ का 1 साल, अरे बहुत साल पड़े लाइफ के, फेल हो गई कोई बात नहीं, अगली बार अच्छी मेहनत करेंगे। मतलब मेरे फादर हमेशा मोटिवेटिव रहे, मम्मा हमेशा पढ़ाई को लेके सीरियस रही, लेकिन पापा ने एक बार ये नहीं बोला कि क्यों फेल हुआ, कभी कोई चाटा नहीं पड़ा खींच का कि नहीं क्यों नहीं पढ़ाई करी। मम्मा आज भी बोलती है, आज भी जब मैं मम्मी से मिलती तो मम्मी कहती है, पिंकी उस समय रिजल्ट तेरा खराब नहीं जाता, मेरा घर का नाम पिंकी है, तो वो बोलती है कि नहीं, अगर मेरी पोस्टिंग नहीं होती, माँ का रहना घर में बहुत ज़रूरी होता है। हम सर्विस वुमेन है, मैं भी आज सर्विस कर रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ एक न्याय संगत व्यवहार हो, कि जो उनका टाइम है वो उन्हीं का टाइम मिले। जी, ये चीज़ है। नहीं तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, और हमारे जो सुन रहे युवा हैं, हमारे जो दर्शक हैं, पेरेंट्स भी हैं उसमें, तो उनके लिए एक ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने बच्चों को प्रेशर ना करें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें, बल्कि अगर वो फेल भी हो जाते हैं, कभी कभी सिचुएशन मान लीजिए, या हर बच्चे की जर्नी अलग अलग होती है, तो अगर वो उस टाइम पर संभल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और आपके पेरेंट्स ने वो सब किया आपके साथ।
तो इसी तरह से हमारे दर्शक भी इस बात को लेकर खुश होंगे कि कहीं ना कहीं अगर उनके बच्चे किसी भी राह पर गिर भी जाते हैं तो वापस से उठाना उनकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। मुझे साइंस भी इसीलिए, मेरे पास साइंस थी, मैंने जिद करके साइंस ली थी। उसके बाद मम्मा मुझे बोली कि अब साइंस लेनी है, तो मैंने कहा वापस साइंस लेनी है। फिर वापस भीम में मैंने पढ़ाई करी, प्राइवेट उसमें लिया, मीडियम में लिया, और उसके बाद ठीक परसेंटेज बने। फिर कॉलेज में भी साइंस लिया और आज एमएससी जूलॉजी हूँ, बीएड कर ली है, एमएड चल रहा है, तो पढ़ाई तो चल ही रही है अभी भी। बहुत अच्छी बात है, यानी आपकी ज़िंदगी रुकी नहीं और वो आगे चलती रही। तो आपने जैसा अभी बताया मुझे थोड़ी देर पहले कि आपकी शादी हुई और वो जॉइंट फैमिली थी, तो शादी के बाद कहीं आपको माहौल एकदम अलग मिला कि एक तो कहाँ हम अकेले रहते थे और अपनी मनमर्जी की जो चीज़ें थी वो करते थे, और एक हम संयुक्त परिवार में गए, तो वहाँ पे कहाँ आपको क्या माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगा या फिर कैसे क्या रहा? आप अपने बारे में बताएं प्लीज़। हाँ, लगा, माहौल तो चेंज हुआ मेरा, क्योंकि वहाँ दादी सास भी थी, मेरी सास ससुर भी थे, हाँ, हस्बैंड इकलौते रहे हैं, तो ननद जो थी वो बाहर रही हैं और कोई भाई था नहीं। लेकिन दादी सासू माँ का उनका जो व्यक्तित्व वो मेरे जीवन पर गहरी छाप छोड़ के गया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई मुझे। वो हंसते खेलते तो शादी हो गई थी वहाँ चीज़ें सीखी मैंने। मतलब आप ये यकीन नहीं करेंगे कि कैंची अगर देनी है या चाकू अगर उन्हें देना है तो कैसे देना है, तो कि उसका जो छुरी वाला मुंह है वो अपनी तरफ करके रखो और फिर ऐसे दो। ये चीज़ तक उन्होंने मुझे सिखाई। व्यवस्थित कपड़ों को व्यवस्थित जमाना करना, अदब, सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। हाँ जी, नहीं देखिए, ससुराल का माहौल और पियर का माहौल बहुत अंतर होता है। पियर में हम फिर भी लापरवाही से थोड़ा सा जी लेते हैं, लेकिन ससुराल में जाते हैं तो थोड़ा सा और डिसिप्लिन आ जाता है। लेकिन ये अच्छा था कि आपकी मदर ने पहले ही डिसिप्लिन सिखाया था। तो हमने अभी शादी की बात करी, आपके बचपन की बात करी, कहीं आपको शादी के बाद ऐसा लगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है या कहीं कुछ ऐसे अपना अचीवमेंट करना है, तो कुछ आप अपने बारे में ये सब चीज़ें बताएं प्लीज़। देखिए, जब शादी हुई, शादी मेरी पसंद से हुई है, और शादी करने के बाद जब मैंने देखा कि नहीं अब यहाँ ऐसे नहीं, एमएससी का रिज़ल्ट फाइनल ईयर जो मेरा रिज़ल्ट था वो भी शादी के बाद आया। उसके बाद शादी के तुरंत बाद मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, मतलब शिक्षाविद हैं, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई मैं इधर स्कूल में जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, तुम दे दो इंटरव्यू। तब तो मैंने हिम्मत नहीं करी, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही मैं कैसे चली जाती। फिर मैंने 3 महीने बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जॉब कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में रहकर जो भी मेरी शिक्षा है उसको मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, या आगे क्या करूँगी, केवल सुबह की रोटी शाम की रोटी में तो जीवन निकालना नहीं है। फिर मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था वहाँ पर, और वो भी बिना बीएड के, जब मैंने बीएड भी नहीं किया था। उसके बाद फिर स्कूल जब ज्वाइन किया, बच्चों के साथ रही, बच्चों को पढ़ाया, अपने अंदर और निखार भी आया। एक घरेलू लाइफ से वापस वहाँ चली गई। मतलब कॉलेज एजुकेशन के साथ तो शादी हो गई थी, शादी के बाद थोड़ा स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल में और चीज़ें सीखी, साथ रहना, समझदारी वाला व्यवहार, बच्चों को पढ़ाना, सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद जब मेरा बीएड में नंबर आया तो फिर मैं जयपुर शिफ्ट हुई थी वापस। अच्छा, तो आपने बीएड करी और उसके बाद आपने एमएड की? एमएड मेरा अभी चल रहा है। अच्छा, अभी चल रहा है आपका। तो क्या लक्ष्य रहा आपका इसके पीछे कि आप मतलब आपने बीएड की, एमएड की, और अभी आप जैसा कि बाल विकास में आप एक अच्छे पद पे, अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं, तो ये कैसे, क्या जर्नी रही और कैसे आप वहाँ तक पहुँचे, ये हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब मैं बहुत छोटी थी ना स्नेहा जी, तो मैं मेरी मम्मी को कहती थी कि मम्मा मेरे को अमिताभ बच्चन से मिलना है जी, पहला सपना। दूसरा सपना मैं कहती थी कि मुझे टीवी पे आना है और तीसरा बहुत जल्दी आपका सपना पूरा हो रहा है और हो रहे होंगे आपके। जी। तो मेरे को ये लगता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं मदद करता रहा, चाहे लंबी यात्रा रखी उसने, संघर्ष बहुत रखे, जैसा कि आपने शुरुआती दौर में बोला था कि मुश्किलें बहुत है पर न जाने किसकी दुआओं का हाथ है। चीज़ें मेरे साथ रहीं। मैंने बीएड किया जयपुर में। जब मैं बीएड करने आई तो मेरे को वो यहाँ लगा कि हाँ, मैं शायद यहाँ टेलीविज़न वाला सपना पूरा कर सकती हूँ। तो जब मैं यहाँ एक करियर फेयर लगा था जवाहर कला केंद्र के उधर ही, तो वहाँ जब हम लोग गए तो मेरा सिलेक्शन हुआ। ऑडिशन लेते हैं वो लोग, तो ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर एक पत्रिका टीवी में मैंने बात करी उनसे, उनके थ्रू फिर धीरे धीरे ईटीवी राजस्थान तक पहुंची। डीजी केबल पे मैंने काम किया, आकाशवाणी में मैंने काम किया, दूरदर्शन पे मैंने काम किया। तो टीवी वाला सपना तो वैसे पूरा हो ही चुका था। उसके बाद फिर रही बात अमिताभ बच्चन की, तो 2015 में मैं उनसे मिली थी मुंबई जाके। अच्छा। अमिताभ जी से आज की रात है ज़िंदगी उनका एक शो आया करता था, वहाँ पर भी जाके खूब मैंने उनसे बात करी, तो उनका ध्यान अब मेरी तरफ आया ही था
और उनसे बात भी करी उनके साथ। उनके लिए एक फ़ोटो फ्रेम बनाकर लेकर गई थी जो उन्हें दी मैंने, वो बहुत खुश भी हुए। उसके बाद आज मुझे प्राउड है ये कहकर कि मैं उनके विस्तारित परिवार में हूँ। एक्सटेंडेड फैमिली EF के नाम से शो करते हैं अमित जी, अच्छा, अमिताभ बच्चन। तो उनकी तरफ से एक लेटर भी मेरे पास आया कि आपका मेरे परिवार में स्वागत है। जी जी। तो अमित जी मुझे ट्विटर पे फॉलो बैक भी करते हैं, मेरे बर्थडे पर मुझे विश करते हैं, मेरी एनिवर्सरी पे मुझे विश करते हैं। तो कुल मिला के आपके सपनों में इतना दम था कि आप उसे पूरा कर पाए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपकी कोशिशें जरूर रहीं, क्योंकि बिना स्ट्रगल के, बिना संघर्ष के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। तो क्या आपकी ज़िंदगी के ऐसे स्ट्रगल रहे, कौन से ऐसी चीज़ रही कि आप उस जर्नी से, बचपन से जो आपने किया और वो आज आप यहाँ तक है, तो कैसे ये सफ़र पूरा हुआ आपका? मेरा सफ़र हमेशा कुछ न कुछ करने की तो चाह रही जीवन में। ये तो सोचा ही नहीं कभी कि अंजलि शर्मा से वंजली शर्मा रह के रहेगी। ये सोचा था कि हाँ कुछ करना है। मम्मा को शुरू से काम करते हुए देखा था। मम्मी प्रिंसिपल थी, टीचर थी, जो भी रही, मम्मी हमेशा सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही। काम मम्मी ने हमेशा किया। तो जब भी मैं देखा करती थी चीज़ों को कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं सब्जी वाली भी अगर हमारे घर आती हैं तो उस छोटी बच्चे जब उनके साथ आया करते थे जो पढ़ाई से वंचित थे, तो मन में कसक सी उठती थी कि क्यों नहीं हो पा रहा, या मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रही हूँ इन चीज़ों में। मेरा क्यों नहीं रोल है कि मैं इस बच्चे को कहीं एक अच्छी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़वा पाऊँ। धन इतना है नहीं कि आप पैसे से आप किसी की मदद कर दो। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मंच हमारे पास हो, कुछ ऐसा चीज़ें हो। तो वहाँ पर भी जब मैं ब्यावर में थी, जहाँ मेरी अर्लीस्ट लाइफ रही है, वहाँ पर मैंने एक क्लब था, लॉयनेस क्लब, वहाँ हम लोग जुड़े। और वहाँ पे क्योंकि ये इस तरह के काम करते रहते हैं, सेवा से जुड़े हुए कार्य सारे होते हैं उन क्लबों में। तो वहाँ पर सकरात पर कभी कुछ कर लिया हमने, कभी हर फेस्टिवल उनके साथ जाके चलाया। वृद्धाश्रम होते हैं, वहाँ पर जाकर हमने काम की, अपनी सेवाएं दी। तो इस तरह से धीरे धीरे एक मन में एक विचार डलता गया कि नहीं, हमें कुछ करना है और आगे जीवन में ऐसे तो नहीं रहना। अगर किसी भूखे को रोटी दे दी, असहाय की आपने मदद कर दी, और धन से नहीं, आप कहीं एक नई दिशा देके, नई राह देके भी कर सकते हैं। यहाँ पे बाल विकास कल्याण जो समिति में आपका पद है, अध्यक्ष पद पे आप नियुक्त हैं, तो ये कैसे ये सफ़र आपका पूरा हुआ और कैसे आप इस तरफ गए? धीरे धीरे बस बच्चों से जुड़ी जो चीज़ें रही, शुरू से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही मैं, स्नेहा जी। तो जब ये वैकेंसी निकली थी अखबार में, तब मुझे पता भी नहीं था कि ये निकला क्या है, काम क्या है। बस मैंने ठीक है कि हाँ कुछ करने की चाह, हमेशा ये हो रहा था कि कुछ करना है। तो मैंने भर दिया था फॉर्म, और जिस दिन मैंने फॉर्म भरा था उस दिन मेरे फादर इन लॉ के शब्द थे कि वही पूरे अजमेर ज़िले से मांगा है। हाँ, कितने लोग हैं जी, जी। लेकिन मेरे को ये पता है कि ईश्वर आपको राह दिखाता है। आपके हर कठिन समय में ईश्वर आपको राह दिखाएगा। और जब इंटरव्यू हुआ हमारा, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ और मुझे चेयरपर्सन का पद मिला। और ये सारे काम, मेरे पिछले काम, मम्मा हमेशा एक चीज़ बोलती कि किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने कुछ भी कार्य अगर किया है तो कभी व्यर्थ जाएगा नहीं। जीवन में मैं जितने लोगों से मिली उनसे कुछ न कुछ सीखती गई, और कई बार हम अप्रत्यक्ष रूप से भी सीखते हैं। मैंने एक स्कूल में प्रिंसिपलशिप करी थी, तो मैं जब टीचिंग करती थी तो मुझे जो हमारे नए प्रिंसिपल सर थे वो मुझसे काफ़ी रूडली, जब मैं क्लास में पढ़ाया करती थी तो पीछे आके खड़े हो जाते थे, अच्छा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते थे। कई बार आप देखेगा कि जो गाँव के क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उनके उच्चारण में अगर हम देखें तो पैर, पेर, बैग, हाँ, बिल्कुल। ये उच्चारण, क्योंकि हमारी परवरिश गांव में हुई थी, तो जब मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी तो ये उच्चारण निकल के आते थे। फिर वो सर आते थे सामने, मेरे से बुक लेते थे, फिर ऐसे पढ़ते थे। उस समय मुझे बड़ी कौफ्त आती थी कि क्या ये चीज़ क्या हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर जब मैंने प्रिंसिपलशिप किया, या मैं किसी स्कूल में जब प्रिंसिपल बनी, तो जब आप लोग उनकी कमियां निकालते, कमियां मैंने निकाली नहीं, लेकिन देखिए कमियां निकालने का मतलब वो नहीं है, कमियां निकालने का मतलब है हम किसी को कहीं ना कहीं जानकारी दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ें क्या, उस समय मुझे गुस्सा आता था, लेकिन वो चीज़ें मुझे यहाँ काम आई। किसने कैसे काम किया, कैसे संभाला, स्कूल में जिन चीज़ों पे मुझे टोका गया वो मैंने यहाँ के करेक्ट करी। तो इस तरह से काम, मतलब कोई अगर आपको टोकता भी है ना, तो उस चीज़ को अपने इम्प्रूवमेंट के लिए अगर हम लेंगे तो वो चीज़ आगे आपकी पर्सनैलिटी में निखारी लेकर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आपका सफ़र, फिर आपका जब इंटरव्यू हुआ उसमें, तो आप जो जिस पद पर अभी आप हैं और जो आप काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव काम है, जैसा मैं जानती हूँ। उपेक्षित बच्चों को साथ रहना, उन्हें संभालना, उन्हें मोटिवेट करना, तो ये कैसा काम है। हमारे दर्शक, वैसे तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये सब चीज़ें पता लगे कि किस तरह के बच्चे वहाँ आते हैं और कैसे आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उन्हें आप संभालते हैं।
बाल कल्याण समिति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बाल कल्याण समिति 5 सदस्यों की बेंच होती है, जिसमें मैं चेयरपर्सन हूँ, मेरे साथ 4 सदस्य और हैं। और हम लोग चाइल्ड राइट्स पे काम करते हैं, बच्चों के अधिकार पे काम करते हैं। और हम एडॉप्शन का नाम अगर आपने सुना हो, दत्तक ग्रहण एजेंसी जो होती है, कि बच्चे के कारा और सारा 2 हैं जहाँ से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हम CWC का मेन काम होता है बच्चे को लीगल फ्री करना। आज जब इस क्षेत्र में मैं जुड़ी हूँ तो मैं देखती हूँ कई निसंतान दंपति जो बच्चों के लिए तरसते हैं और बच्चा लेना चाहते हैं, तो कारा के थ्रू हमसे प्रक्रिया पूछी जाती है, तो हम बताते हैं कि भाई अब सारे DM के पास सारे राइट्स हैं इसके, और कारा पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और बच्चा आपको ऐसे मिलेगा। और CWC सिर्फ लीगल फ्री करने का काम करेगी। जब इस फील्ड में आई थी तो पहला केस मेरे पास इस तरह से था कि एक बच्चा जो था वो अपने आप को किन्नर मान रहा था। अच्छा। वो कहता था मैं लड़की हूँ, मेरे को अपने पास ही रहना है, मतलब कुछ जेंडर उसका इस लेवल पे था कि था बॉय, और अपने आप को पूरा लड़की समझ के काम कर रहा था। नेल पेंट लगाना, लंबे बाल रखना, मेकअप करना, डांस करना, फैमिली उसको नहीं रख एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। हाँ, हमारे पास वो केस आया, हमने डील किया। हम भी कहाँ सोशल एक्टिव होना अलग बात है, लेकिन एकदम से जब आप इस पोस्ट पर आते हो तो चीज़ें देखना, हाँ, उस समय डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक माँ बाप पे क्या बीत रही है वो भी सोचना पड़ता है, और एक बच्चे पे क्या गुजर रही है वो भी सोचना पड़ता है। बच्चे को हमने सोचा, बाल कल्याण समिति हमेशा बच्चे के वेलफेयर पे काम करती है। बच्चे को हमने समझाया, थोड़े दिन हमारे संरक्षण में भी रखा, क्योंकि बच्चा भाग जाना चाह रहा था वहाँ से, क्योंकि जहाँ उसको सुनाई नहीं, उसकी कोई उसकी नेचर नहीं समझ पा रहा था, कोई उसकी समझ नहीं पा रहा था उसको उसके अंदर इतना उथल-पुथल था। हाँ, उसको हमने समझाया, वो समझा भी। थोड़े समय तक उसने उस बाहरी आवरण को, मतलब उस भीतर जो चल रहा था उसको छुपा के अपने आप को नॉर्मल भी फील कराया। वापस उसके भैया उसको आके लेके, लेकिन मैंने जब बाद में हमने फीडबैक लिया तो बच्चा कहीं किसी गुरु के ऊपर था, मतलब उनके प्रभाव में था, बच्चा आखिर वहीं गया। तो कहीं ना कहीं उस समय ये भी लगा कि जब बच्चे को सुनना चाहिए, हर इंसान अलग है, हर व्यक्ति अलग है, तो जो उसकी जैविक प्रवृत्ति जो कहते हैं ना, जो उसके अंदर है, उसे अगर कोई समझ ले तो शायद इस तरह के पेरेंट्स, अगर परिवार अगर धुरी बन के खड़ा हो जाए, बच्चे के साथ ढाल बन के खड़ा हो जाए ना, तो बच्चे शायद इस तरह से भागेंगे नहीं। देखिए, अपनी अपनी स्थिति है, मुझे नहीं पता उन माँ बाप के साथ भी क्या गुजरी होगी कि उनका भी एक संतान है जो उनसे दूर जाना चाहता है किसी के प्रभाव में, वो भी मान लीजिए, और बच्चे के मन पे भी क्या स्थिति उस समय निकल रही होगी, उसको समझना मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है। आपने ये चीज़ तो बताई, लेकिन उपेक्षित बच्चे जो होते हैं, मेरे को जहाँ लगता है कि उपेक्षित बच्चों का मतलब है कि जिन्हें स्वीकार नहीं करते लोग, या फिर नाजायज़ अपने मान लेते हैं कि जैसे बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, तो इस तरह के कोई केस उपेक्षित बच्चों में जनरली, जैसे कई बार हम देखते हैं कि पालना घर में बच्चा छोड़ गए, नवजात शिशु को छोड़ दिया, न्यूबॉर्न शिशु को, या झाड़ियों में पटक दिया जी, वो बच्चा फिर हमारे पास आता है। मेडिकली उसका जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिर बच्चा हमारे आदेश से शिशु गृह में जाता है। उन बच्चों पे हम काम करते हैं, उनका नाम भी CWC रखती है। अच्छा। बाल कल्याण समिति उनकी जन्म दिनांक भी निर्धारित करेगी, उन्हें नाम भी देगी। तो वहाँ से जैसे गोद दिया जाता है बच्चा, तो वो बच्चे गोद जब आप देते हैं पूरी फॉर्मेलिटी के साथ, तो क्या कभी आपने सर्वे किया कि वो वहाँ पर खुश हैं या नहीं है? या फॉलो बैक लिया जाता है, फिर उनका पूरा पीछे का सारा उनको फॉलो किया जाता है कि जिस भी परिवार को आप दे रहे हो, होम स्टडी रिपोर्ट होती है उनकी, पूरा देखा जाता है। विभाग पूरा बना हुआ है, इसमें DCPO हमारे साथ रोल प्ले करता है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपने किसी को गोद बच्चा दिया और आपको ये लगा हो कि नहीं उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है, या फिर कभी ऐसा लगा हो कि बहुत अच्छा हुआ कि हमने बच्चे जो कर रहे हैं काम वो बहुत अच्छा है? कई केस में तो अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि अपवाद हमेशा होते हैं हर जगह के। कुछ केस अभी CWC में रहते हुए आए हैं कि जिसमें 2 परिवार हैं, बच्चे को लिया था उन्होंने करीब 10-12 साल पहले, न्यू बोर्न ही था, और या 3 महीने या 6 महीने का भी अगर आपने बच्चा लिया, उसके बाद अब वो जब 15-16 साल की उम्र में आ गया तब बच्चे को वापस देने की बातें हो रही है कि नहीं हम बच्चा नहीं रखना चाह रहे। तो ये केस थोड़े से जब तो ऐसा क्यों हुआ? आपने उसका पता किया? भाई आज बच्चा जब इतना छोटा था कि समझता ही नहीं था कि माँ बाप क्या होते हैं, आप बता रहे हैं 6 महीने का ही था, तो बच्चा तो समझता ही नहीं था, उसके लिए तो माँ बाप बराबर ही थे। तो ऐसी क्या चीज़ आई कि उनको ऐसा लगा कि नहीं इस बच्चे को हम नहीं रख सकते?
देखिए, जो जिन परिवारों की मैं बात कर रही हूँ उनमें भावनात्मक लगाव का ये है कि भाई अब नहीं रहा, बच्ची जो है वो कहना नहीं मान रही है, वो निकल जाती है घर तो से। हमारे बच्चे भी होते हैं, लेकिन क्या- यहाँ अंतर आ जाता है ना, हाँ, कि जी, हाँ वो जी। गोद लिया हुआ बच्चा हो जाता है। हाँ, ये नहीं मान चीज़ आ लीजिए जाती आज मेरे घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी हैं, और सभी के घर में कई बच्चे हैं, और वो भी इस तरह के कदम कभी उठा लेते हैं, तो हम ये तो नहीं कहते कि बच्चा हमारा नहीं है। यही तो फ़र्क आ जाता है ना जी। इसलिए मैंने भी अभी ये जब इन 2-3 केस पे जब मेरी निगाह गई और हम CWC की निगाह गई, तो हम लोगों ने सोचा कि बिल्कुल निसंतान दंपति उन्हें बच्चा मिले वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप ये बताइए, जैसे आपने कहा कि वो 16 साल बाद आए और उन्होंने बच्चे को छोड़ने का फैसला किया, तो उस समय की स्थिति में क्या बच्चा उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता है? बच्चा, हाँ, बच्चे की तो क्योंकि लीगली अगर उन्होंने अडॉप्ट किया है उस बच्चे को, तो फिर लीगली वो बच्चा उनका उत्तराधिकारी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल हुआ। और इन केस में मैं बाल कल्याण समिति को एक सेतु का रूप मानती हूँ। बाल कल्याण समिति बनी इसलिए क्योंकि बच्चों के वेलफेयर पे काम करती है। जब हमारे पास ये एप्लीकेशन आई, हमने खारिज किया जी। मम्मी पापा की और बच्चे की हमने काउंसलिंग करी, और आज मुझे खुशी है बताते हो कि बच्ची माँ बाप के पास वापस गई। बहुत अच्छी बात है। बस क्योंकि देखिए- हमने भेज दिया, हमने कहा नहीं, ये चीज़ हमें स्वीकार ही नहीं है। सिंपल, मैं एक माँ हूँ, मेरा बच्चा कहना नहीं मान रहा है, तो क्या मैं कहाँ देने जाऊँगी? बिल्कुल, वो बच्चा आप ही का है, आप ही को समझाना है, आप ही को संभालना है, आप ही को रखना है। बिल्कुल। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी बातें जानकर, और हम हमेशा हमारे बीच में जो भी शख्सियत आती है उनसे हमेशा एक क्वेश्चन पर्सनल ज़रूर करते हैं कि आप जब भी अकेली होती हैं, जब भी परेशान होती हैं या खुश होती हैं, किसी भी लम्हे में अगर आप अकेले होते हैं और आपको लगता है कि मुझे कुछ गुनगुनाना चाहिए, तो कौन सा ऐसा गाना है जो आप गुनगुनाती हैं हमेशा? हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, खामोशी का एक गाना है मनीषा कोइराला, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ज़माना है पीछे। बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल हमारे दर्शक आपसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे सीख रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने सपनों को, अगर हमारे सपनों में दम है तो हम उसे पूरा कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने कहीं ना कहीं कुछ अच्छे विचार अपने बताएं। तो आज हम अंजलि शर्मा जी से मिले, और जैसा कि आपने देखा कि इनके जीवन की कहानी, तो फिर अगली बार हम नई राहें में मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। बहुत धन्यवाद।